मेरी आवाज जा रही होगी, स्क्रीन भी ठीक जा रही है। स्क्रीन में जो तस्वीर है, जो आवाज है, दोनों के बीच में लैग तो नहीं है? चलिए तब शुरू करते हैं। चलिए। यस, गुड। हाँ, अभी मुझे बता दीजिएगा कैसे होता है, 2 मिनट के लिए। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। मैं जो है बात करूंगा यूनिट सर्कल की। हम यूनिट सर्कल से बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या क्या सीख सकते हो। मैं एक आइडिया दे दूं। यूनिट सर्कल, जो हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, वो साइंस में हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग में लाए जाते हैं। आपको ताज्जुब होगा जान करके कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपने रिलेटिविटी थ्योरी के, जो सापेक्षता का सिद्धांत था, उसमें एक जगह जाके जब अटकता है, तो उसे मैथमेटिक्स नहीं पता होती है वो वाली, कि ये जो मैं सोच रहा हूँ इसकी मैथमेटिक्स क्या होगी। और वो मैथमेटिक्स करीब करीब 60-70 साल पहले रीमान नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने वो मैथमेटिकल मॉडल बनाया था। तो मैथमेटिशियन लोग मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, साइंस के लोग उसका उपयोग करते हैं। साइंस में वो मैथमेटिकल मॉडल्स उपयोग किए जाते हैं। ये यूनिट सर्कल में जो यूज होगी चीजें क्या क्या होंगी, ध्यान से सुनना। तुम इस भ्रम में ना रहना कि मैं तुम्हें कोई चीज याद कराऊंगा, कुछ रटाऊंगा। एकदम नहीं। तुम जैसे समझो, एकदम इजी, जैसे कोई कहानी सुन रहे हो, तुम्हें चीजें कनेक्ट होने लगेंगी जीवन से। ठीक है, अच्छा लगेगा तुम्हें। पहली बार अपने आसपास गणित बिखरी हुई दिखेगी, अपने आसपास विज्ञान दिखरा हुआ दिखेगा, मैथमेटिकल मॉडल्स में और साइंस में रिलेशन समझ में आएंगे। ध्यान देना, इस बात को सुनो। यूनिट सर्किल का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ होता है? पहली चीज, यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, जिसकी त्रिज्या 1 यूनिट हो। हम यहाँ से क्या क्या समझ सकते हैं? तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती है चीज, तो हम यहाँ पे आसान कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम यहाँ से पढ़ते हो, कैसे यहाँ से काफी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की निकलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है? ये ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है? जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन होगा, वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री होगी। ये बात ख्याल रखो। जहां कहीं एक वृत्तीय गति होगी, वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री होगी। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। एक समान वृत्तीय गति जहां जहां होगी, वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री होगी। और ध्यान दो, अगर तुम एक चीज सोचो, समझो, अगर हम ऐसा करें कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में गति कर रहा है, एक पार्टिकल सर्किल में गति कर रहा है, यहाँ है, फिर वो यहाँ आ गया, 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 फिर वो यहाँ आ गया। ऐसा है, वो सर्किल में गति कर रहा है। अगर तुम ऊपर से लाइट गिराओ, ऊपर से तुम लाइट गिराओ, तो उसकी छाया कैसी बनेगी? ध्यान देना। अचानक से तुम बड़े विचारों तक पहुंचना शुरू कर दोगे, अचानक से। और विज्ञान बहुत सरल और सुंदर है। ये हम लोग स्कूल के मास्टर और मास्टर लोग उसको जटिल बना देते हैं। फैराडे जो है वो स्कूल का मास्टर नहीं था। माइकल फैराडे किसी स्कूल में गया, स्कूल के टीचर ने पूछा इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है। माइकल फैराडे ने कहा ये मुझे नहीं पता है कि डेफिनेशन क्या है, सब स्कूल के मास्टरों का काम है। मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करते हैं, विद्युत पैदा कैसे करते हैं, ये मुझे पता है। परिभाषा वगैरह के लफड़े में मैं नहीं पढ़ता। ये माइकल फैराडे का स्टेटमेंट है। आप चीजों को जीवन में, जो उसकी सिमेट्री है, जो उसकी सिंप्लिसिटी है, वही उसकी ब्यूटी है ना? पॉल डिरेक नाम का आदमी, जिसने पहली बार विज्ञान में सौंदर्य का उपयोग किया था, तो कहीं ना कहीं विज्ञान में सुंदरता भी दिखनी चाहिए। वो यहां मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। जब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैंने कहा जहां भी सर्कुलर मोशन होगा वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी।
ये मैथमेटिकल मॉडल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये तुम देखो, जहां सर्कुलर मोशन होगा। और ऊपर से अगर लाइट गिराओ तो पार्टिकल जब यहाँ था तो छाया यहाँ बनेगी, जमीन पे उसकी छाया यहाँ बनेगी। फिर पार्टिकल यहाँ था तो उसकी छाया कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। फिर पार्टिकल यहाँ आ गया तो उसकी छाया यहाँ बनेगी। फिर पार्टिकल यहाँ आ गया, छाया यहाँ बनेगी। यहाँ आ गया, उसकी छाया यहाँ बनेगी। तो ध्यान देना इस बात को कि पार्टिकल तो कर रहा है सर्कुलर मोशन, पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन और एक वृत्तीय गति कर रहा है। उसकी छाया, जो उसका शैडो है, वो क्या कर रहा है, वो डोल रहा है, छाया इसकी डोल रही है। बोलो इस बात को, सारे लोग मुंह खोल के बोलो कि पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है। बोलो बोलो मुंह खोल के, नहीं आवाज नहीं है, ठीक है। बोलो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी छाया डोल रही है। देखो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा सर्कल में और उसकी छाया ऐसे ऐसे डोलेगी, है ना। इसी डोलन को, डोल को हिंदी वाले कहते हैं दोलन, इसी डोलने को कहते हैं दोलन, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑसिलेशन। राइट, ये बात समझो। जहां जहां सर्कल आएगा वहां वहां डोलना भी आएगा, यानी सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, दोलन का मोशन, डोलने वाला मोशन और सर्कुलर मोशन, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री दो जगहों पे यूज होती है। कहां कहां पे अभी मैं बता रहा हूं, सर विज्ञान में मैं बता रहा हूं, बाकी म्यूट कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में सर्कुलर मोशन ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है यहाँ पे, और ऑसिलेटरी मोशन में। अब तुम सोचो ऑसिलेटरी मोशन कहाँ कहाँ यूज होता है। जब तुम किसी ब्लॉक में कोई स्प्रिंग लगा देते हो तब ये यूज होता है, ठीक है। तुम कमरे में बैठे हो, ये तार जा रहा है, तुमने यहाँ डायनेमो लगाया हुआ है एसी पैदा करने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट पैदा होती है, ये डायनेमो लगाया हुआ है तुमने, डायनेमो, है ना, डायनेमो लगाया हुआ है तुमने। ये करंट जो पैदा हो रही है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑसिलेट कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं। तो दोलन मैक्रो लेवल पे तो तुम्हें दिख सके वो भी दोलन, और जो तुम्हें नहीं दिख सके वो भी दोलन, है ना। जो तुम्हें दिख रहा है वो तो ब्लॉक को स्प्रिंग से जोड़ दिए, ये भी दोलन है। और जो डायनेमो लगा दिया और इलेक्ट्रॉन जो वो भी ऑसिलेट कर रहा है माइक्रो लेवल पे, तुम दिख नहीं रहा है तुम्हें, वहां भी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन होगा वहां वहां, और जहां कहीं डोलता हुआ मोशन होगा वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथमेटिकल मॉडल्स यूज होंगे, ठीक है। अब ये कहां कहां डोलता है, कहां कहां डोलता है, देखो डोलता है जब ब्लॉक को तुम स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हो, वहां वहां डोलता है। बहुत सारी जगह है, मैं 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां जहां वो डोलता है, ठीक है। राइट, ये स्प्रिंग ब्लॉक। और जब आपने यहाँ पे कोई जो है ये कोई बॉक्स है, ये भी है, वायर है, यहाँ आपने डायनेमो लगा दिया है। एसी जो बिजली जनरेटर से पैदा करते हैं उसको डायनेमो बोलते हैं, एसी बोलते हैं। और जो बैटरी, जो बिजली बैटरी से पैदा होती है वो डीसी कहलाती है। यहाँ डायनेमो से तुमने करंट पैदा किया, वहाँ इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं। जहां भी दोलन होगा, तुम कमरे में बैठे हो, मैं पूछूंगी कहाँ दोलन हो रहा है, तो तुम बोलो कि कमरे में जो बिजली का तार है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है, डोल रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन विज्ञान कहता है कि वो डोलता है। राइट, आकाश डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, वो डोलता है। बिजली का तार के अंदर हम यहाँ बैठे हैं, बिजली का तार जो बगल में है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं। राइट, तो जहां जहां डोलेगा, चाहे ये, और जहां जहां सर्कुलर होगा वहां वहां यूज होगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वहां वहां उपयोग में लाई जाएगी। मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं,
मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं कि जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन होगा या जहां कहीं भी डोलने वाला मोशन होगा वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूनिट सर्किल में यूज होता है। यूनिट सर्किल से हुआ ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर, और ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ तुम्हारे सर्कुलर मोशन में और डोलने वाले मोशन में। जब कभी भी सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक वृत्तीय गति कर रहा है, लेकिन उसकी छाया तो डोल रही है। उसी डोलने को हिंदी में तुम दोलन बोलते हो, और वही दोलन ऑसिलेशन कहलाता है अंग्रेजी में, ऑसिलेटरी मोशन, राइट। ठीक है, एक स्पेशल केस होता है सरल आवर्त गति। सिमट के विज्ञान बहुत छोटा हो जाएगा तुम चीजों को समझ। जैसे तुम बाजार जाते हो सब्जी खरीदने, और तुम्हें एक बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर तुम्हें गुणा भाग नहीं आता तुम सब्जी नहीं खरीद सकते। इसी तरह बेसिक मैथमेटिक्स अगर नहीं आएगी तुम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। तुम्हें बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आने चाहिए, और वो विज्ञान में कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो आने चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मॉडल कहाँ यूज होता है? सर्कुलर मोशन में और ऑसिलेटरी मोशन में, डोलने वाले मोशन में। और डोलता कहाँ कहाँ है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। और तो अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं, बिजली का तार है, हम पूछे कि बताओ इस कमरे में कुछ डोल रहा है, तुम कहो कि नहीं कुछ नहीं डोल रहा, सब कुछ फिक्स्ड है। नहीं, बिजली के तार के अंदर इलेक्ट्रॉन डोल रहे हैं, और उस डोलने को ऑसिलेटरी मोशन बोलोगे, और वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, साइन थीटा कॉस थीटा यूज होगा। ठीक है, अब मैं साइन थीटा कॉस थीटा की बात अभी करूंगा। जैसे तुम देखो एक चीज लॉग, कुछ संख्याएं अमर हैं, कुछ संख्याओं को जान लो। अपने घर की दीवारों पे लिख दो, जा करके गांव की दीवारों पे लिख दो, स्कूल की दीवारों पे लिख दो। मैं तो अपना एक छोटा सा स्कूल खोल रहा हूँ बच्चों का, वहां ये संख्या 0, 1, ई, पाई, आई, पाई, अगर तुम ये 6 संख्याएं जान गए तुम्हें बहुत मजा आएगा कि ये संख्याएं कहाँ कहाँ यूज होती हैं। ये पाई है इतना मजेदार, और काश कि मेरे पास खूब समय होता, भी रहेगा भी। पाई कहाँ से यूज होता? पाई का सर्कल से कोई संबंध नहीं है, केवल सर्कल से संबंध नहीं है। पाई बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, पाई का बहुत सारी चीजों से लेना देना है। ठीक है, ई भी, ई को नेपियर ने खोजा। नेपियर ने कहा कि भैया ई भी एक चीज होती है, लॉग की बात नेपियर ने की। जीरो को आर्यभट्ट ने खोजा, हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने। जीरो का संबंध आर्यभट्ट से है। भारत ने दुनिया को जीरो दिया। जीरो बनने से पहले चाइना की दीवार बन चुकी थी, फिर भी ऐसा नहीं था कि आर्किटेक्ट में जीरो का उपयोग होता था। जीरो की खोज के पहले मिस्र के पिरामिड बन चुके थे, चाइना की उतनी लंबी दीवार बन चुकी थी, राइट। फिर भी जीरो का एक महत्व तो है ही। कैसे हम संख्याओं में लिखें? रोमन नंबर देखो कितना लंबा हो जाता है। रोमन नंबर में अगर तुम्हें 12,448 में से 3,918 घटाना है तो इतना लंबा लिखोगे और इतना लंबा लिखोगे। तो आर्यभट्ट की ये देन थी, जीरो दिया दुनिया को। और जीरो मतलब होता है कुछ नहीं। जीरो मतलब कुछ नहीं नहीं होता, ये मत समझना। जीरो मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन जीरो जो है, जो आर्यभट्ट ने दिया वो बहुत बड़ी चीज दी। ई दिया नेपियर ने, जीरो दिया आर्यभट्ट ने। ठीक है, आई को शायद आयलर ने दिया। पाई को बोलते हैं फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर ये दुनिया का सबसे सुंदर नंबर है। ये दुनिया का सबसे सुंदर नंबर माना जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर। ये 6 संख्याएं अपने घर के दरो दीवार पे लिख दो, और कहां कहां उपयोग होती हैं वो देख लो। तुम बाद में पढ़ोगे प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहां जहां इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है, पाई कैसे हम लोग वहां खूबसूरती से यूज करते हैं। ठीक है, पाई का वहां यूज होता है। ई को बोलते हो एक्सपोनेंशियल। जब भी तुम किसी बर्तन में पानी रखते हो, पानी में एक चुटकी नमक डालते हो, भीतर ई का कहानी शुरू हो जाता है, लॉगरिथमिक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो यूज होते हैं। ये 6 संख्याएं घर की दरों दीवारों पे जाके लिख दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि तुम्हें संख्याओं को जानना चाहिए, तुम्हें संरचनाओं को जानना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, हमारे हमारे आसपास स्ट्रक्चर्स कैसे बिखरे पड़े हैं, राइट। तो कुछ दिन मैं संख्याओं के बारे में बात करूंगा,
संरचनाओं के बारे में बात करूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि जो पानी तुम पीते हो उसे अरबों लेवल पे तोड़ते चले जाओ तो उसका आकार वी के आकार का है, वी के आकार का है। सोचो कितने पागल लोग रहे होंगे 1930 में जा करके, उन्होंने पता कर लिया कि जो पानी तुम पी रहे हो उसे तुम अरबों लेवल पे तोड़ोगे तो उसका आकार वी के आकार का है, पानी का आकार वी के आकार का है। तो आर्यभट्ट ने 0 दिया, 1 का सिस्टम, 1 0 1 ई पाई आई पाई, ये 6 संख्याएं। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं अच्छा मैं अपने ओके, आर्यभट्ट ने दुनिया को 0 दिया, भारत ने दुनिया को 0 दिया। ई दिया नेपियर ने। कहते हैं ई जो है, अगर तुम 1 रुपया बैंक में जमा करो और तुम्हें 100% ब्याज लगाया जाए, ब्याज को अनंत टुकड़े में तोड़ा जाए, तो तुम साल भर हो गए। ठीक है, उसका ये मतलब हुआ। ये बहुत मजेदार बात है। ई नेपियर ने जो ई दिया। और जब तुम किसी नमक को पानी में डालते हो तो वहां पे ई का खेल शुरू हो जाता है, चीनी को पानी में डालते हो ई का खेल शुरू हो जाता है। तो ये 6 संख्याएं तुम अपने घर के दरों दीवारों पे अपनी खोपड़ी पे लिख लो और सोचो समझो कि होता कहाँ है, कहाँ कहाँ ये संख्याएं उपयोग में लाई जा रही हैं, कहाँ कहाँ ये संरचनाएं उपयोग में लाई जाएंगी। तुम धीरे धीरे अपने आसपास बिखरे हुए गणित को जीवन में देखना शुरू करोगे तो एकेडमिक्स की चीजें भी तुम्हें समझ में आना शुरू होगी। ठीक है, आवाज स्पष्ट जा रही होगी अब। ऐसे करो कि आ रही है तो यस गुड, ठीक है यस। तो ये 6 संख्या है, बोलो 0। हाँ जब बोले बोलो तो हाथ उठा के बोला करो 0, बोलो 0। आगे चारों आलस्य के शिकारी, बोलो 0 1 1 ई पाई आई पाई। तो 6 संख्याएं, कितनी संख्याएं तुम अपने जीवन में आसपास देखोगे, मैं इसी पे बात करूंगा कि ये संख्याएं तुम्हारे जीवन में कहां कहां दिखती हैं। पाई कहां कहां दिखेगा, जहां भी इनवर्स स्क्वायर लॉ आएगा। सर्कल की बातें करेंगे, एक लैंप को की रोशनी कहां पहुंचती है वहां पे। ई यहां पे यूज करोगे। ई तुम जो है जब पंखे के अंदर जब तुम कैपेसिटर लगाते हो, पंखा चलता है ना, ये तुम्हारा कमरे में सिर, तुम्हारे सिर पे पंखा चल रहा होगा, पंखे के अंदर कैपेसिटर लगता है, कंडेंसर। तुम्हें जब करंट जाती है तो करंट वहां भी ई यूज होता है। तुम बैंक में 1 रुपया जमा करो, 100% ब्याज लगाओ, उसको अनंत टुकड़े में तोड़ दो, साल भर बाद ई रुपया लेके लौटोगे। तो इस सब अंकों की अपनी अपनी महिमा है। कहाँ तुम्हारे जीवन में ये अंक प्रयोग में आएंगे, ये तुम्हें मैं सिखाऊंगा। ठीक, उन अंकों की अपनी अपनी महिमा है। ये फाई, सूरजमुखी जिस कर्व में घूमता है वहां फाई आता है। हमारे सुडौल कंधे जो होते हैं वो जिस आकार में मुड़ते हैं वहां फाई आता है। तो इन 6 संख्याओं को, इन 6 संख्याओं से प्यार करो, उस विषय से देखो अपने आसपास जीवन में। जिस अगर इस आकार के रूप में चीजें, इस संख्या के अनुपात में चीजें बनाई जाएंगी तो वो चीज सुंदर बनेगी, ऐसा प्रकृति कहती है, ऐसा प्रकृति का है। नेचर का नंबर है ये, नेचर का नंबर है फाइव, है ना, राइट। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर से तुम बोलोगे 0 1 ई पाई और आई और फाई, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ये 6 संख्याएं तुम्हारे जीवन के आसपास बिखरी पड़ी हैं। चलो मैं बोलूंगा कि
तुम पानी में एक चुटकी नमक डालते हो, वहां कौन सी संख्या उपयोग में आ रही होगी? बोलो बच्चे। ई। कौन वाली संख्या? पानी में एक चुटकी नमक डालते हो, वहां ई। अरे जब तुम अमरूद खरीदने जाते हो तो 3 रुपया किलो अमरूद है, 5 किलो खरीद के ले आए तो 15 रुपया, वहां 3 और 5 यूज हुआ। ऐसे ही जब तुम पानी में नमक डालते हो तो वहां ई यूज होता है, राइट। मैं पूछूं कि प्रकृति अपनी संरचनाओं में किस संख्या का उपयोग करती है, क्या बोलोगे? ये क्या बोलोगे? पाई। प्रकृति अपनी रचनाओं में किस संख्या का उपयोग करती है? पाई, राइट। तो तुम्हें ये 6 संख्याएं जाननी चाहिए। एक पास्कल ट्रायंगल है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल बताऊंगा, और मैं बताऊंगा वो संरचनाएं हमारे आसपास जो। हाँ, फिर से बोलिए। चलने दीजिए, भाषा की समस्या जो हो रही है हिंदी अंग्रेजी वो आ जाएगी, उससे चिंता मत करिए, वो समझिए, धीरे धीरे ढलिए और समझ में आएंगी चीजें। शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकता मैं, शुद्ध अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता, ठीक है। शुद्ध होते ही भाषा मर जाती है। तो 3 चीजें, जहां भी 6 संख्याएं हुई, 0, 1, ई, पाई, आई, फाई। अब ई को आपको मैथमेटिक्स में ई ही लिखना पड़ेगा, पाई को पाई ही लिखना पड़ेगा, पाई का कोई हिंदी नहीं है पाई का कोई हिंदी नहीं है। ये 6 संख्याएं हैं। पास्कल ने एक त्रिभुज दिया था, उस त्रिभुज में 11-12 रहस्य हैं, उन रहस्यों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और हमारे आसपास जो संरचनाएं बिखरी पड़ी हैं उसको सीखेंगे। टेट्राहीड्रल जो है, वो टेट्राहीड्रल ऐसा एक शेप होता है, मैं आपको कल दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा। तो टेट्राहीड्रल एक शेप होता है, आकार होता है, वो कहाँ कहाँ बिखरा पड़ा है जीवन। जो गाय का गोबर है, गोबर गैस निकलता है, उसका आकार टेट्राहीड्रल होता है। उस गोबर गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है गोबर गैस का, उसका आकार टेट्राहीड्रल होता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। टेट्राहीड्रल देखो ऐसा बनता है, बना रहा हूँ। देखो ये आकार है टेट्राहीड्रल, ध्यान से देखो, ये टेट्राहीड्रल आकार है, देखो ये टेट्राहेड्रॉन है। मुंह खोल के बोलो, ये टेट्राहेड्रॉन है। चतुष्फलकीय फलक कुछ बोलते हैं इसको। ये बहुत मजेदार है ये, देखो, देखो इसको। ये जो गोबर गैस है ना, गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से जो गैस निकलती है मेथेन, इसका कि कार्बन उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा हाथ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गाड़ियों के उत्सर्जन से ही कार्बन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जानवरों से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये कौन सा आकार है बोलो? टेट्राहेड्रल। बोलो बच्चे, कौन सा आकार है ये? टेट्राहेड्रल, टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब फलक, 4 फलक हैं जिसके, टेट्राहेड्रल, ठीक है। देखो ये है टेट्राहेड्रल, किधर से भी देखोगे वैसा ही दिखेगा। तो गोबर गैस का आकार ऐसा ही होता है, तो मेथेन गैस होती है, ऐसा आकार होता है। देखो कितना सुंदर है, देख रहे हो? मुझे तो बहुत सुंदर लगता है ये, और पास से देखोगे तो और सुंदर लगेगा। देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? महसूस कर रहे हो इसको, इस आकार को? देखो,
दिख रहा है, ये हुआ। ठीक है, खैर चलो, तुम्हें 6 नंबर के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें पास्कल्स ट्रायंगल के जो 11-12 रहस्य हैं वो पता होने चाहिए, और जो संरचनाएं हमारे जीवन के आसपास बिखरी है वो पता होना चाहिए। विज्ञान एक रहस्य है, जीवन के रहस्यों की खोज को हम विज्ञान बोलते हैं, राइट। धर्म भी धर्म भी जीवन के रहस्य की खोज है, लेकिन वो बुद्ध की दिशा है। और विज्ञान भी जीवन के रहस्यों की खोज है, वो आइंस्टाइन की और स्टीफन हॉकिंग की और गैलीलियो की दिशा है। ये हमें जानना चाहिए। खैर, तो मैं बात करता हूँ, 6 संख्याएं हुई, पास्कल्स ट्रायंगल के 11-12 रहस्य हुए, और संरचनाएं हुए। कायदे से स्कूलों के सिलेबस इस तरह से डिजाइन होने चाहिए, थोड़ी मेहनत करके जो भारत की सबसे अच्छी प्रतिभाएं हैं इस तरह से किताबें लिखनी चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो आराम से एक सिलेबस बन गया है, उसी को चबाते रहिए और ज्ञानी बने रहिए। चलिए हम बात करते हैं इसकी, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। तुमको एक चीज सिखा दूं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता क्या है, ध्यान से समझना। ये एक बहुत मजेदार बात है, तुम किसी भी क्लास में हो तुम्हें ये चीजें जाननी चाहिए। अगर तुम विज्ञान के विद्यार्थी हो तो भी, नहीं हो तो भी, इसमें जो सौंदर्य है वो तुम्हें जानना समझना चाहिए। देखो ध्यान से, ये एक यूनिट सर्कल है ना, राइट। ये एक यूनिट सर्कल है। तुम एक पॉइंट पी यहां ले लो, तुम एक पॉइंट पी यहां ले लो। अब तुम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। घबराना मत, तुम समझने लगोगे, कुछ थोड़ा समय देना मुझे। समझने लगोगे तो फिर नशे में घूमोगे विज्ञान के। ये हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, ये जो एंगल है, ये जो पॉइंट है, इसका यहां से इंक्लिनेशन पी है, राइट। इसकी पोजीशन यहां से, यहां से इसकी पोजीशन जो है वो पी का ओ से जो पोजीशन है वो थीटा है। यहां से तुम परपेंडिकुलर गिराओ ऐसा, ध्यान देना, ध्यान देना। इस डायग्राम को समझ में आए ना आए तुम समझो जरा क्या है ये 1 यूनिट है। इस सर्कल का रेडियस 1 है, इस सर्कल का रेडियस 1 है। त्रिज्या जो है, इस वृत्त की त्रिज्या 1 है। ये जो दूरी होती है ये cos थीटा कहलाती है, ये जो दूरी होती है वो साइन थीटा कहलाती है। और राइट, ये tan बन गया, है ना, tan है, ये इस पे टेंजेंट है। तो स्पर्श का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब हुआ स्पर्शी, जो स्पर्श करता हुआ जाए, तो ये जो है उसका टेंजेंट है, राइट। अगर जूम अभी बंद हो जाए तो हम लोग फिर से इसको, मैं फिर से जोड़ लूंगा, ठीक है ना, हम लोग फिर से जोड़ लेंगे। अभी ऑफ नहीं होगा, क्लास अभी चलेगी, एक बार जूम का और समय लेंगे, ठीक ना। ये साइन थीटा हो गया, समझिएगा बात को। इस ट्रायंगल का बड़ा उपयोग है। मैं आपसे पूछूं कि आप जो है यहाँ खड़े हैं, एक टावर है, ये कोई टावर है, ये कोई टावर है, और आप यहाँ जमीन पे खड़े हैं। आपको टावर पे चढ़े बिना उसकी ऊंचाई नापनी है, कैसे नापेंगे? टावर पे चढ़े बिना ऊंचाई कैसे नापेंगे, कोई बताएगा? ट्रिग्नोमेट्री से क्या करोगे जरा बताओ।
दिन में नापना है, दिन में, रात नहीं है। क्या करोगे? सूरज की किरणें ऐसे पड़ रही होंगी, ध्यान दो, सन रेज ऐसे पड़ रही होंगी, सूरज की किरणें ऐसे पड़ रही होंगी, और तुम क्या करोगे कि ऐसे जो रेखा आएगी ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ऐसे टावर की हाइट एच रही होगी, तुम ये दूरी एच नापना मुश्किल है, लेकिन पैदल चल के एल नापना आसान है। किसको नापना आसान है, एच को कि एल को? बोलो, किसको नापना आसान है, एच को नापना कि चल के नापना आसान है और चढ़ के नापना मुश्किल है? तो एच को नापना आसान है कि एल को नापना आसान है? बोलो, एल को नापना आसान है ना? एक डंडा यहां लगा दो, एक छड़ी यहां लगा दो, छड़ी की लंबाई पता होगी, दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस। सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके तुम निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, राइट? ओके, अभी जूम शायद कटेगा, फिर मैं जुड़ता हूँ, ठीक है? किसी टावर की हाइट, किसी पहाड़ की हाइट, किसी ऊंची चीज की हाइट तुम ऐसे निकाल सकते हो।